नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। आप देख रहे हैं आज तक। दिनों दिन भीषण होती जा रही है बंगाल की सियासी जंग में नेता आपा खोने लगे हैं। बीजेपी पर हमला करने के चक्कर में टीएमसी सांसद ने एक सार्वजनिक सभा के दौरान देवी देवताओं को जरिया बना लिया। सीता पर टीएमसी सांसद के इस बिगड़े बयान से बंगाल में कोहराम और भी तेज हो गया है। सीता रामेर काছে যে বলছে বলো ভাগ্যিস রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। আর যদি তোমার চেলাগুলো যারা এই জয় কি বলে হ্যাঁ লাল ফেট্টি হলুদ গেরুয়া ফেট্টি বলে বলে যদি তোমার চেলাগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাথরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা হতো। कहते हैं बुखार जब दिमाग पर चढ़ जाता है तो इंसान का खुद पर बस नहीं रह जाता, वो कुछ भी अनाप शनाप बोलने लगता है। सियासत के बुखार की तासीर भी कुछ ऐसी ही है। ये जनाब माननीय हैं, बंगाल से टीएमसी सांसद हैं, नाम है कल्याण बनर्जी। लेकिन चुनावी माहौल में इनके ज़हन में सियासत कुछ इस कदर हावी हो गई कि आपा खो बैठे। विरोधियों को नीचा दिखाने की कोशिश में देवी देवताओं को भी नहीं छोड़ा। राम और सीता को लेकर मन मर्जी का किस्सा गढ़ डाला और अपने समर्थकों के बीच चटखारे ले लेकर परोस भी दिया। सीता रामेर काছে যে বলছে বলো ভাগ্যিস রাবণ আমাকে হরণ করে নিয়ে গিয়েছিল। আর যদি তোমার চেলাগুলো যারা এই জয় কি বলে হ্যাঁ লাল ফেট্টি হলুদ গেরুয়া ফেট্টি বলে বলে যদি তোমার চেলাগুলো যদি আমাকে হরণ করে নিয়ে যেত তাহলে আমার উত্তরপ্রদেশে হাথরাসের ধর্ষিতা মেয়েটার মতো অবস্থা হতো। तय था कि कल्याण बनर्जी के ऐसे बोल अनसुने नहीं जाएंगे। बंगाल की जमीनी सियासत से लेकर सोशल मीडिया तक उनका ये बयान गूंजने लगा। मेघालय के पूर्व गवर्नर और बीजेपी के तथागत रॉय ने ट्विटर पर कल्याण बनर्जी के खिलाफ मुहिम छेड़ दी। इस इंसान को जानते हैं? कल्याण बनर्जी एक हिंदू ब्राह्मण और टीएमसी सांसद। ये कह रहे हैं कि सीता राम के पास जाकर बोली, मेरा सौभाग्य था कि रावण ने मेरा हरण किया। अगर तुम्हारे चेलों ने मेरा हरण किया होता तो मेरा हाल यूपी की हाथरस पीड़ित जैसा हो जाता। राम भक्त जवाब देंगे। राम भक्तों ने इस ललकार का जवाब देने में देर नहीं लगाई। हावड़ा के गोलबाड़ी थाने में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने टीएमसी सांसद के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का केस दर्ज करा दिया है। ये जो वर्ड बोले कल्याण बनर्जी ने हमारी सीता माँ के लिए, ये बहुत गलत बात है और हमारे हिंदुओं के लिए बहुत आघात लगा है। इसलिए मैं अपने हिसाब से मैं जाकर इसे कंप्लेन किया और एफआईआर के लिए मैं गोलाबाड़ी गया। मैं चाहता हूँ कल्याण बनर्जी हमारे गुरु सीता माता के लिए माफ़ी मांगे। बंगाल में ममता सरकार को उखाड़ फेंकने का अभियान चला रही बीजेपी के पास मुद्दों की कमी नहीं है। अल्पसंख्यकों का तुष्टीकरण, हिंदू विरोधी जैसे तीर बीजेपी के तरकश में भरे पड़े हैं। कल्याण बनर्जी जैसे नेताओं के बयान इन तीरों की धार को और तीखा बना रहे हैं। कल्याण बंदोपाध्याय ने जिस तरीका से राम के ऊपर जो जैसा बोला है, जो स्टेटमेंट दिया है, बहुत ही गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि पश्चिम बंगाल में तृणमूल सरकार का तुष्टीकरण का राजनीति उसका पसंद है, वोट बैंक का पॉलिटिक्स उसका पसंद है। इसलिए हमारा जो संस्कृति है, जो रामायण महाभारत हम लोग छोटी उम्र से इसको स्कूल में हम लोग घर में ये पढ़ी हुई है, इसका ऊपर अपमान कर रहा है। हम लोग चाहते हैं इसका जवाब 21 में जनता देंगे। पश्चिम बंगाल में कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प न होती हो। बड़े नेताओं की चुनावी रैलियों से पहले और उसके बाद सियासी लड़ाई खूनी रंग ले लेती है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बंगाल के सियासी चरित्र के भुक्तभोगी बन चुके हैं। बीजेपी इस तरह की घटनाओं को अपने पक्ष में बुनाने की कोशिश में होती है तो ममता के सिपा सालारों के बयान भी उसके चुनावी एजेंडे की ताकत ही बन रहे हैं। मनोज लोईवाल और दीपक देवनाथ के साथ वैद्यनाथ झा, कोलकाता, आज तक।
कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर पीएम मोदी आज राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बड़ी बैठक करने वाले हैं। शाम 4 बजे होने वाली इस बैठक में टीकाकरण की अंतिम तैयारियों पर मंथन होगा। मोदी राज्यों के वैक्सीनेशन से जुड़े सवालों के जवाब भी देंगे। इस दौरान टीकाकरण के खर्च का मुद्दा भी उठ सकता है। ज्यादातर राज्य सरकारें मुफ्त टीकाकरण की वकालत कर रही हैं। देश में 16 जनवरी से टीकाकरण अभियान के बारे में प्रधानमंत्री पहले ही ऐलान कर चुके हैं। पहले दौर में 3 करोड़ लोगों को टीका लगाने की तैयारी है। इधर उत्तर प्रदेश में आज वैक्सीनेशन के आखिरी दौर का ड्राई रन किया जाएगा। यूपी में इस तरह के मॉक ड्रिल तीसरी बार की जा रही है। आज पूरे प्रदेश में 1,500 जगहों पर तैयारियां परखी जाएंगी। इनमें राजधानी लखनऊ के 61 अस्पताल भी शामिल होंगे। देश में कोरोना महामारी के खिलाफ जंग अब निर्णायक मोड़ पर आ गई है। 16 जनवरी से देश में कोरोना का टीका लगना शुरू हो जाएगा, मगर उसके पहले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। इस बैठक में वैक्सीनेशन को लेकर राजनीति पर चर्चा होगी। तैयारी पूरी है, अब इंतजार है 16 जनवरी का। जिसका इंतजार था वो मंगल बेला आने वाली है। कोरोना के टीके की तारीख तय हो गई है। अब तक कोरोना ने बहुत सताया, बहुत तड़पाया, बहुत परेशान किया। लोगों ने अच्छे सपने देखने छोड़ दिए थे, क्योंकि सपने तो तब आते हैं जब नींद आती है। नींद तो तब आती है जब चैन आता है, और चैन तब आता है जब चिंता नहीं रहती। लेकिन चिंता के मारे तो पूरे देश का चेहरा उदास हुआ जा रहा था। मगर अब ये चिंता खत्म होने वाली है। खत्म होने वाली है कोरोना की महामारी। खत्म होने वाला है कोरोना जड़ से। देखिए, वैक्सीन प्रधानमंत्री जी ने सारे देश में भेजा है, सारे प्रदेश में भेजा है, और वो फ्रंट लाइनर जिन्होंने कोविड के दौरान लोगों की सेवा की है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हो, चाहे पुलिस के कर्मचारी हो, उन सबको पहले वैक्सीन लगेगा और केंद्र सरकार की ओर से लगेगा। राज्य सरकार का काम इतना ही है कि अपने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के द्वारा उस वैक्सीन को लगवाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुशखबरी दी तो कोरोना के चलते अंधघूप हो रहा मन खिल उठा। इंतजार की घड़ियां समाप्त हुईं। तारीख रखी गई है 16 जनवरी। ये तारीख काल के कैलेंडर में ऐतिहासिक तारीख के तौर पर दर्ज होगी, क्योंकि इसी तारीख से देश में कोरोना का टीका लगने की शुरुआत होगी। वैक्सीनेशन की तैयारी तो पहले से ही पूरी हो चुकी थी। केंद्र सरकार लगातार राज्यों के संपर्क में रही। आज भी केंद्र सरकार की ओर से केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य अधिकारियों और राज्यों के स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक में वैक्सीनेशन कैसे होगा, किस तरह से होगा, इन बातों पर विस्तार से चर्चा हुई। सरकार अभी केवल मुझे लगता है कि ऊपरी तौर सतही तौर पर तो बात कर रही है, लेकिन इसकी वास्तव में व्यवस्थाएं क्या होंगी, इसका रोड मैप क्या होगा, एक्शन प्लान क्या होगा, इसके बारे में सरकार की तरफ से कोई बहुत पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलता नहीं है। लेकिन ये सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत दुनिया का ऐसा तीसरा देश हो गया कि जहां करोड़ों लोगों को वैक्सीनेशन की तैयारी भारत ने कर ली है। सब कुछ पहले से तय था। पहले से तय था कि वैक्सीन की डोज किसे और कब लगेगी। फिर भी जान लीजिए, ये पहले ही तय हो चुका है कि वैक्सीनेशन के पहले चरण में 30 करोड़ भारतीयों को वैक्सीन लगाई जाएगी, जिन्हें 3 ग्रुप्स में बांटा गया है। पहला ग्रुप होगा हेल्थ केयर वर्कर्स का। इसमें स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े 1 करोड़ कर्मचारी शामिल होंगे। दूसरा ग्रुप होगा फ्रंट लाइन वर्कर्स का। इसमें केंद्र और राज्यों की पुलिस, अर्धसैनिक बलों, आपातकालीन सेवाओं से जुड़े कर्मचारी और निगम कर्मचारियों समेत 2 करोड़ लोग शामिल होंगे। और तीसरा ग्रुप होगा 50 वर्ष से अधिक उम्र वाले नागरिक और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे 50 वर्ष से कम उम्र के लोग, जिनकी संख्या है 27 करोड़, जिन्हें संक्रमण का खतरा ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही कह दिया था कि स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें प्राथमिकता कोरोना के मरीजों के इलाज में जुटे हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स और जो पहले से गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं वैसे बुजुर्ग लोगों को दी जाएगी। केंद्र सरकार ने टीकाकरण के लिए पूरे देश में 5000 साइट फाइनल की हैं। अब इंतजार है उस तारीख का जब टीकाकरण शुरू हो और उसके साथ ही कोरोना को जड़ से खत्म करने की भी शुरुआत हो जाए।
आज तक ब्यूरो। दिल्ली बॉर्डर पर डटे किसानों के आंदोलन का 47वां दिन है। आज एक बार फिर से इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। किसान हर हाल में तीनों कानून वापस करने पर अड़े हैं। सरकार से अब तक 9 दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन हल दिखता नजर नहीं आ रहा है। वहीं कल करनाल में सीएम खट्टर की रैली से पहले किसानों ने जमकर हंगामा किया, जिसके चलते रैली टालनी पड़ी। 6 जनवरी के बाद आज फिर से किसानों का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में है। कोर्ट आज इस मसले पर जुड़ी सभी याचिकाओं पर सुनवाई कर सकता है। कोर्ट की कार्रवाई सुबह 11:30 बजे के आसपास शुरू होगी। आज की सुनवाई में तीनों कृषि कानूनों की वैधता, किसानों पर किए गए बल प्रयोग और किसानों को दिल्ली बॉर्डर से हटाने की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई होगी। शनिवार को इस मामले में एक और याचिका दाखिल की गई है, जिसमें शाहीन बाग मामले में कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए किसानों को दिल्ली बॉर्डर से तुरंत हटाने की मांग की गई है। वहीं सुनवाई से पहले किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी ने एक बयान जारी किया है, जिसके मुताबिक किसानों ने कोर्ट का रुख नहीं किया है। सरकार पर आरोप लगाया है कि वो सुप्रीम कोर्ट को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रही है। और आज की सुनवाई से पहले कल करनाल में जमकर हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की किसान पंचायत के तय कार्यक्रम में किसानों ने मंच उखाड़ फेंका और हेलीपैड को तहस नहस कर दिया। बवाल बढ़ा तो पुलिस भी खामोश नहीं बैठी। एक तरफ किसान, दूसरी तरफ हरियाणा पुलिस। तस्वीर देखिए, पुलिस आंसू गैस के गोले दाग रही थी। किसान कभी आगे बढ़ते, कभी पीछे हटते। पुलिस से आंख मिचौली का खेल शुरू हो गया। करनाल के कैमला गांव को किसी गैस और वाटर कैनन की परवाह नहीं। सीएम के हेलीपैड को उखाड़ फेंका गया। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जहां उतरना था, उस हेलीपैड को भारी नुकसान पहुंचाया गया। भारी आक्रोश से भरे किसानों ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की किसान महापंचायत रैली को तहस नहस कर दिया। जिस मंच पर मुख्यमंत्री को आना था, उसकी कुर्सियां उछाल दी गई। बांस बल्लों को उखाड़ फेंका गया। मंच पर किसानों का कब्जा हो गया। किसानों की इस बवाल और प्रशासन की नाकामी का अंदाजा तब होगा जब रैली की तैयारी और बर्बादी की तस्वीर की तुलना करें। मुख्यमंत्री के सजे हुए मंच को देखिए, भारी पुलिस बल की तैनाती देखिए और फिर उस तस्वीर पर नजर डालिए जो किसानों के आक्रोश का सबूत है। पुलिस की पूरी नाकेबंदी की हवा निकल गई। भारी पुलिस बल की तैनाती के बावजूद किसानों को नहीं रोका जा सका। करनाल की घटना न केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं बल्कि भाजपा शासित केंद्र सरकार के लिए भी आंखें खोल देने वाली है। जिस तरह से इन कुर्सियों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम लिखे गए थे और बाद में प्रदर्शनकारियों ने इन कुर्सियों का और भारतीय जनता पार्टी सरकार का मंच का ये हाल किया, उससे साफ है कि किसानों को केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों में संशोधन मंजूर नहीं है। उनको सिर्फ कानून रद्द करवाने हैं और वो इसी पर अड़े हुए हैं। किसानों ने काले झंडे दिखाए और सीएम और पीएम के खिलाफ नारेबाजी की। सवाल पूछे कि जब दिल्ली में सरकार से किसानों की वार्ता चल रही है तो मुख्यमंत्री की किसानों से महापंचायत क्यों हो? किसानों ने साफ कर दिया कि वार्ता के बीच किसी भी कीमत पर हरियाणा के मुख्यमंत्री की महापंचायत नहीं होने देंगे। पूरे हरियाणा प्रदेश में ये आह्वान किया गया है, कोई भी बीजेपी का मंत्री या मुख्यमंत्री या विधायकों का कोई प्रोग्राम है जिसमें वो किसानों की बात करने आ रहे हैं और काले कानूनों को ये कहने आ रहे हैं भी ये अच्छे हैं, उसका हम हर स्तर पर विरोध करेंगे। कहीं भी हरियाणा में बीजेपी की किसान चौपाल या किसान महापंचायत नहीं होने देंगे। नतीजा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपना कार्यक्रम रद्द कर दिया और आरोप लगाए कि किसानों तक सरकार की कृषि नीति न पहुंचने देने के लिए कुछ लोगों ने गुंडागर्दी और हुड़दंग का रास्ता अपनाया है। इस आंदोलन के पीछे अगर हाथ है तो मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी का बड़ा हाथ है, कम्युनिस्टों का बड़ा हाथ है।
तो ये सारे लोगों को भी इस बात का ध्यान में आता है कि ये कोई तौर तरीका नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के लगातार वक्तव्य इस प्रकार के आ रहे हैं, उकसाने के सबके सामने हैं, और जो नेता इनके जितने भी आंदोलन पर बैठे हैं और जो बातचीत में भी जाते हैं वो सब कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं। सरकार और बीजेपी इस आंदोलन के पीछे राजनीतिक ताकत देख रही है, लेकिन किसान नेता बोल रहे हैं कृषि कानून रद्द करो, आप राज करो, हम खेती करेंगे। हम तो ये कहें कि आप अपना राज करो, हमें ना इलेक्शन लड़ना और ना किसानों की पॉलिटिकल पार्टी से कोई लाभ और हानि होगा। किसानों की जीत होगी आंदोलन करने से। आप हमारे जो 3 बिल है ये वापसी ले लो, एमएसपी पे कानून बना दो, आप अपना राज करो, किसान अपना खेती करे, हमारी आपकी कहीं की लड़ाई भाई। राजनीतिक ताकत का इशारा कांग्रेस की तरफ था, तो कांग्रेस ने भी राजनीतिक जवाब ही दिया। ये तमाम नेता और ये तमाम मिनिस्टर्स, इनको शर्म नहीं आती कि जो अंधाता है उसको आपने सड़कों पर बिठा रखा है और आप उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है, एमएसपी पर बोलने को तैयार नहीं है, और हर बार मुलाकात में एक ही बात सामने आती है, कानून नहीं हटेंगे। कानून कहीं ऊपर से आया है क्या, आसमान से? यहाँ पे अगर कोई किसान जो इन काले कानूनों का विरोध कर रहा है, उनको इन पंचायत में जाने से क्यों रोका जा रहा है? तो ये पंचायत नहीं हुई है, इसको आप पंचायत नहीं कह सकते। राजनीतिक बयानबाजी के बीच सच्चाई ये है कि दिल्ली के बॉर्डर पर हजारों किसान बैठे हैं। 8 दौर की सरकार से उनकी बातचीत बेनतीजा रही है और अब तक कोई हल नहीं दिख रहा। सवाल उठता है कि ये गतिरोध क्यों नहीं टूट रहा है? अगर दोनों पक्ष अपने अपने रुख पर अड़े रहे तो रास्ता निकलना भी नहीं। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या इसका रास्ता अब सुप्रीम कोर्ट से ही निकलेगा? करनाल से मंजीत सहगल के साथ आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।